बेहिम्मती ने जो शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं भाई 2020 में पीएस टेट पेपर 2 के क्वेश्चंस में जो मैथ वाला पोर्शन आया था उसके सॉल्यूशंस, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपको गिवन क्या है 1/4a², ठीक है, या उल्टा भी लिख सकते हैं आप 4a² + 1/4a² इज इक्वल टू 2। और आपने निकालना क्या है 1/2a - 2a की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक कौन सी यूज की गई है, अगर x + 1/x किसके इक्वल दे रखा है आपको 2 के, तो x की वैल्यू क्या होगी 1, तो अगर तो मैं x की जगह पर क्या ले लूं 4a², x की जगह पर मैं क्या ले लूं 4a²। तो ये वाली ट्रिक लगाकर सीधी सी बात अभी 4a² किसके इक्वल आ जाएगा, 4a² किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, भाई 4a² किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। भाई यहां से a² की वैल्यू आ गई 1/4 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1/2। तो अगर a भाई मैं 1/2 लूं, ठीक है, तो 1/2a - 2a एक्सप्रेशन आपको क्या वैल्यू देगा वो देखना आपने, है ना। तो a की जगह पर अगर हमने लिया 1/2, ठीक है 1/2, तो ये सॉल्व करके आ रहा है 1 - 1 0। और अगर आपने a की जगह पर क्या ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया आपने -1/2, ठीक है। तो पहली जगह पर क्या आ जाएगा -1, दूसरी जगह पर क्या आ जाएगा +1। तो आंसर तो सेम ही आया है, आंसर तो दोनों केसेस में सेम आया है। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। बट पेपर में इतना टाइम नहीं होगा अभी आप दोनों सॉल्व करो, बोथ सॉल्व करने का टाइम नहीं होगा, इतना टाइम नहीं होगा। तो अगर आपको लग रहा है अभी ऑप्शंस में कहीं +- 2 वाली वैल्यूज नहीं आई हैं, दो वैल्यूज नहीं आ रही है, सिंगल वैल्यू आ रही है ऑप्शन में, देखो ये सिंगल वैल्यूज है ना, एक की वैल्यू दे रखी है। मतलब इसका मतलब क्या था भी, चाहे a की वैल्यू 1/2 लो, चाहे a की वैल्यू -1/2 लो, आंसर सेम आया होगा, तभी उन्होंने एक ही सिंगल वैल्यू दी है, ठीक है। तो इसको दो वैल्यूज के लिए सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आप इस चीज से बचना है, टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर में, टाइम को आपने, है ना, टाइम से आगे निकलकर आप इस पेपर को, है ना, क्रैक करोगे। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 0 इज डैश नंबर, कौन सा नंबर है, ठीक है। देखो ये वाला पिछला क्वेश्चन था ट्रिक बेस्ड, ये वाला क्वेश्चन है नॉलेज बेस्ड। वो आप की नॉलेज भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपने बच्चों को पढ़ाना है, टीच करना है, और उसके लिए बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। तो वो क्या पूछ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है ना भी बच्चा कहीं एकेडमी से ट्रिक्स वगैरह सीख के आ गया है और उसने पेपर क्रैक कर दिया ट्रिक बेस्ड, नहीं, उसे नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर आपने डिसाइड करना है एज अ टीचर बन के, ठीक है। तो आपने नॉलेज पे बहुत फोकस करना है, अपनी नॉलेज, है ना, आपने जितनी हो सके किसी भी उम्र में आपने ये नहीं सोचना अब बहुत कर लिया अब ऐश करनी है। हर एज में आप नॉलेज गेन करो, हर एज में आप सीखते रहो, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, 0 कौन सा नंबर है, रैशनल है, इरैशनल है, नेचुरल नंबर है, नॉन रियल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भी जो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स हैं
नेचुरल नंबर्स क्या है भाई, वो 1 2 3 गिनती वाले नंबर, जैसे हम गिनते हैं ना, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा, क्लास में भाई 30 बच्चे हैं, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स वाले सेट को, इंटीजर्स वाले सेट में ये सारे नेचुरल नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, एक जीरो भी आ जाएगी, इनके नेगेटिव्स भी आ जाएंगे, 1 का नेगेटिव, 2 का नेगेटिव, 3 का नेगेटिव, ये सारे किस कैटेगरी के हैं, ये इंटीजर सारे, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं रियल्स। रियल्स में 2 कैटेगरी है, रियल में पहली कैटेगरी है रैशनल, और फिर आ जाता है इररैशनल, ठीक है। रैशनल वो नंबर हैं जो p/q फॉर्म में लिखे जा सके, और ये इररैशनल कौन से हैं, जो p/q फॉर्म में ना लिखे जा सके, p/q फॉर्म में ना लिखे जा सके, है ना। तो इसकी एग्जांपल क्या है, रैशनल की एग्जांपल क्या है भाई, रैशनल की एग्जांपल क्या है, ठीक है, जैसे 5/, अच्छा p, इस पे कंडीशंस भी हैं, इस पे कंडीशंस भी हैं, जो p है वो भी इंटीजर होना चाहिए, q वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर, और बटे में 0 नहीं आने देनी, आपने बटे में 0 नहीं आने देनी, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, किसकी बात करूं भी, एग्जाम्पल्स की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करूं तो 5/7, 5/7 में p क्या है 5 और q क्या है 7, है ना, p क्या है 5, ये भी इंटीजर है, ठीक है, q क्या है 7, वो भी इंटीजर है ना। इसी तरह से आप 7 को भी ले सकते हो, 7 को आप लिख सकते हो 7/1, तो इसमें p क्या है 7, q क्या है 1, ठीक है। और इसी तरह से इसी तरह से, ठीक है। नंबर 3, 0 भी क्या है, रैशनल नंबर ही है, 0 भी क्या है, रैशनल नंबर भी है, ठीक है। देखो इसमें p क्या है, p है 0, 0 भी इंटीजर है, और q क्या है 1, वो भी इंटीजर है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए। ओके, इररैशनल्स की एग्जांपल, अगर मैं आपको इररैशनल्स की एग्जांपल दूं, इररैशनल्स में आता है जैसे √2, √3, इनको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें ये भी इंटीजर हो, ये भी क्या हो, इंटीजर, ठीक है। आज तक कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो √3 को क्या लिख दे p/q फॉर्म में, जिसमें p भी क्या हो, इंटीजर, और q भी क्या हो, इंटीजर, ठीक है। नॉन रियल कौन से नंबर होते हैं, नॉन रियल, है ना, जो रियल्स को, सारे रियल्स छोड़ दो, सारे रैशनल छोड़ दो, सारे इररैशनल छोड़ दो, है ना। नॉन रियल में क्या है, सारे रैशनल छोड़ दो, सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे इररैशनल छोड़ दो, आप सारे के सारे इररैशनल छोड़ दो, मतलब कैसे नंबर आएंगे, आयोटा आ जाएगा, ठीक है, आयोटा आ जाएगा, 7 आयोटा आ जाएगा, 3 + 7 आयोटा आ जाएगा, ऐसे नंबर आ जाएंगे नॉन रियल में, आयोटा, 3 आयोटा, 7 + 3 आयोटा, ठीक है। जिनमें आपको आयोटा दिखाई दे रहा है वो सारे नॉन रियल में आ जाएंगे। तो 0 कौन सा नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम इज, है ना,
पहले 5 प्राइम नंबर्स, तो भाई प्राइम नंबर्स है ना, जो कि अपने ही प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, विच आर पॉजिटिव इंटीजर्स, विच आर, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स सेल्फ ओनली, है ना। जैसे 7 है, 7 जो है वो या तो भाई 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, या फिर आप खुद से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 7 को कोशिश करोगे 3 से डिवाइड करने की, डिवाइड नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, और रिमाइंडर आने का मतलब ही क्या है भी, डिवाइड नहीं कर पाए। ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। ओके, तो पहले 5 प्राइम नंबर्स का हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, फिर 3, फिर 5, इसके बाद है 7, इसके बाद है 11, ठीक है। 9 को क्यों नहीं ले सकते, देखो 9 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, बट वो 3 से भी हो रहा है डिवाइड, तो 9 को प्राइम नंबर में नहीं लिया जा सकता। तो यही है पहले 5 प्राइम नंबर्स, इनका आपने क्या निकालना है, मीन में क्या करना होता है, सम करना है, सम करके नंबर ऑफ जो भी गिनती है, गिनती से डिवाइड कर दो। 5 है ना, कितने नंबर्स हैं, 5, तो इनको आप ऐड करो, 11 में 7 जोड़े 18, 23, 26, 28, ठीक है। 28 को आपने 5 से डिवाइड करना, डिवाइड करने के बजाय आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितना आ जाएगा, ऊपर 56, नीचे 10, तो ये आ गया 5.6, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो किसका सबसेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर किसका सबसेट है, ठीक है। तो रैशनल नंबर का जो सेट है ना, ये मैंने आपको बताई था, जो रियल है, रियल में 2 चीजें आती हैं, रैशनल्स आते हैं और कौन से आते हैं, इररैशनल्स भी आते हैं। तो रैशनल वाला भी रियल का क्या है, सबसेट है, इररैशनल वाला भी रियल का क्या है, सबसेट का क्या मतलब है, उसी में से लिए गए हैं नंबर, है ना, सारे उसका हिस्सा है, ठीक है। इस सेट का ये दोनों क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो इसका सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 5th एग्जांपल में क्या है, 5th एग्जांपल में क्या है भी, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब वैसे ओपन करें, अगर हम इस क्यूब को ओपन करें तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और आपको अब साफ साफ दिख रहा होगा भी a क्यूब भी कैंसल हो गया, b क्यूब भी क्या हो गया, कैंसल, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, राइट हैंड साइड पे तो 0 बचेगी, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा भाई, 0 बचेगी। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 0। तो मल्टीप्लाइकेशन में ना, ये सारे किसमें, मल्टीप्लाइकेशन में क्या होता है, या तो पहले वाला 0, या फिर दूसरे वाला 0, या फिर तीसरे वाला 0, और तीसरे वाले से आपको a किसके इक्वल मिल जाएगा, माइनस b के, ठीक है। तो इस वाले केस में ऑप्शन सी क्या है करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें देखो 7 का क्यूब रूट किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 49 के क्यूब रूट से, है ना। देखो अब
49 का स्क्वायर रूट पूछ लेते, 49 का क्या पूछ लेते, स्क्वायर रूट, फिर तो हमने बता देना था भाई 7 है आंसर भाई, फिर तो बता देना था भाई 7 है सर। क्यूब रूट तो आज तक पढ़ा ही नहीं कभी, और 7 का भी क्यूब रूट नहीं पता। अब अगर इनका क्यूब रूट ही नहीं पता तो चलो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। तो जैसे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, पावर कॉमन में लिख ली 1/3, तो अगर मैं 49 को ही क्या लिख लूं 7 क्रॉस 7, तो अब बात बनती दिख रही है, क्योंकि यहां पर आपको 7 की पावर 3 देखने को मिल रहा है। तो भाई 3 और 1/3 आपस में कैंसल, और आंसर क्या आ गया इसका 7। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, तो देखो दो तरह के बच्चे हैं, जो एक वो बच्चे हैं जो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, मुझे भी ये करवाना पड़ रहा है, कोई चक्कर नहीं। एक वो बच्चा है जो इसको देखते ही ये इसको माइंड में सॉल्व कर लेगा, ये माइंड में सोचेगा, अच्छा ये 49, ये तो 7 स्क्वायर है, एक पावर यहाँ से मिलेगी तो 7 की पावर 3 होगी, इसके ऊपर क्यूब रूट है तो भाई ये तो कट जाएगा, ये तो 7 की पावर 1, 7 आंसर आ रहा है। एक बच्चा इसको दिमाग में सॉल्व कर लेगा, दिमाग में। तो आपने, है ना, ये वाला बच्चा नहीं बनना, सॉल्व वाला बच्चा नहीं बनना आपने, ये इन, ठीक है। देखो कई क्वेश्चंस में सॉल्व करना भी पड़ता है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था आप देखते ही बोलो भी 7 है आंसर, देखते ही आपके माइंड में, आपके मन में आना चाहिए था, और आना पेपर में भी आना चाहिए, दोनों केसेस में, है ना। पेपर के पहले आएगा तभी पेपर में आएगा ना, ठीक है। अभी नहीं स्ट्राइक हो रहा तो पेपर में कहां से स्ट्राइक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द मीन ऑफ, है ना, दीज नंबर्स, मीन कैसे निकालते हैं भाई, मीन कैसे निकालते हैं भाई, इनका सम करोगे आप, इनका क्या करोगे सम, और नीचे इनकी गिनती, है ना, कितने नंबर है भाई ये, है ना। अगर आप इनको गिनने बैठोगे 1 2 3, कितने नंबर हैं भाई, n नंबर हैं। अब आपको ये 3 फॉर्मूले तो पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर आपने 1 + 2 + 3 सोन अप टू n, अगर आपने इन नंबर्स को ऐड किया तो समेशन i का फॉर्मूला क्या है, n × n + 1/2। और अगर आपने सम ऑफ स्क्वायर्स ऐड किया, है ना, स्क्वायर्स को ऐड किया, इनके स्क्वायर्स को ऐड किया, तो n × n + 1 × 2n + 1/6। और अगर आपने इनके क्यूब्स को ऐड किया, तो क्यूब्स को ऐड करने पर क्या है भाई, n × n + 1/2 का स्क्वायर। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, n × n + 1 × 2n + 1/6, और नीचे क्या डिवाइड है n, तो कैंसल करके ये आंसर क्या आ रहा है, n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आई थिंक -3/4 है, -3/4, ठीक है। देखो यहाँ पर भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भी। ये जो 625 है, 625 जो है, अगर नहीं भी पता आप इसको तोड़ के लिख लेना, है ना, इसको तोड़ के लिख लेना भी। जैसे इसको 5 से डिवाइड करना, 125 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे, है ना, ऐसा करके आपको पता चल जाएगा ये भाई ये क्या है, 625 क्या है, 5⁴। और ऐसे ही 256 क्या है, 256 क्या है, ये 4 की पावर 4, है ना, 256 क्या है, इसको भी आप तोड़ के लिखोगे, है ना, 6 चौका 24 और 4 चौके 16, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये 4 की पावर 4 है।
तो इसे हम लिखेंगे 5 की पावर 4, ये 4 की पावर 4 है ना। ओके, तो ये जो है 5/4 की होल पावर 4 और साथ में क्या मल्टीप्लाई है -3/4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। पावर अगर आपने नेगेटिव से पॉजिटिव करनी है तो आपको ये उल्टाना पड़ेगा, इसको आप उल्टाओगे तो 4/5 बन जाएगा। 4/5 पावर पॉजिटिव करने का यही तरीका है। आपको जो बेस है, बेस का आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल है ना। अब 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो आंसर आ रहा है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 9th क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंसेस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो 4 इस नंबर में, ठीक है, 4 इस नंबर में 2 जगह पे आया है ना। देखो इस जगह पर प्लेस वैल्यू क्या है 4 की 40 है ना। इस जगह पर 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 40, और इस जगह पर, ठीक है, और इस जगह पर 4 की वैल्यू क्या है 40,000। तो हमने इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। तो इनको आप, है ना, इनका आप डिफरेंस निकालोगे, इनका आप क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये नंबर आएगा, इनका डिफरेंस ये आएगा। तो जो कि ऑप्शन डी में है, ये वाली वैल्यू ऑप्शन डी में है, प्लेस वैल्यू है ना। प्लेस वैल्यू में आपने क्या करना है, जैसे 4 है, दूसरे नंबर पर आया है, 10th प्लेस पे आया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्लेस वैल्यू क्या बन रही है 40। ठीक है, और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आया है उसकी 40,000 बन रही है प्लेस वैल्यू, और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। 10th क्वेश्चन में क्या है, 10th क्वेश्चन में क्या है, आपको x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 दिया गया है। देखो आप x की पावर 6 को आप लिखो x स्क्वायर का क्यूब, और y की पावर 6 को लिखो y स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, क्या है भाई, a क्यूब माइनस b क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर तो मैं a की जगह पर क्या फिल कर दूं एक्स स्क्वायर, और b की जगह पर क्या फिल कर दे वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरफ क्या आएगा भी, a की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस, a की जगह पर एक्स स्क्वायर, b की जगह पर वाई स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साथ में x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो यहां मुझे ऑप्शन डी क्या लग रही है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड। तो डबल करने से पहले कुछ ना कुछ तो होगा ना, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर सेलिंग प्राइस की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी कुछ ना कुछ होगा। तो मान लेते हैं भी सेलिंग प्राइस क्या है एक्स, कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स, सेलिंग प्राइस क्या है वाई। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, कॉस्ट प्राइस ये सबको पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो खरीदने का, ठीक है, जो खरीदने का रेट है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है, जो बेचने का रेट है। अगर आपके पापा दुकानदार हैं तो उनको पता है भाई चीनी, अगर चीनी मुझे 40 रुपये किलो आई है तो मैंने 42 रुपीज़ पर केजी सेल करनी है ना। अगर मुझे ये, है ना, 39 रुपीज़ पर केजी आई है तो भी बेचने के लिए उसको कम से कम चलो 40 पर केजी तो बेचना ही पड़ेगा। ओके, अब वो कह रहा है
सेलिंग प्राइस क्या कर दिया, डबल कर दिया। सेलिंग प्राइस क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो यहां पर मैं न्यू लिख दूं, न्यू, और यहां पर ओल्ड लिख दें, ठीक है, ओल्ड लिख दें। तो सेलिंग प्राइस क्या कर दिया, अभी डबल कर दिया। भाई सेलिंग प्राइस क्या कर दिया, डबल कर दिया। कॉस्ट प्राइस को तो कुछ किया ही नहीं, कॉस्ट प्राइस को तो कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो उतना ही रहेगा, है ना, उतना ही रहेगा। अब वो कह रहा है अभी प्रॉफिट क्या हो गया, ट्रिपल। प्रॉफिट क्या हो गया, ट्रिपल। ठीक है, दोबारा से देखो, सारी कहानी दोबारा से देखो। देखो पता नहीं, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे थे तो मैंने इसको वाई मान लिया। सेलिंग प्राइस की बात चल रही है तो कॉस्ट प्राइस भी कुछ ना कुछ होगा। सेलिंग प्राइस को किया क्या गया है, उसको डबल कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। ओके, कॉस्ट प्राइस एक्स का एक्स ही है, ठीक है। वो कह रहा है अभी प्रॉफिट ट्रिपल हो गया है, यहां से प्रॉफिट निकाला जाए, ठीक है, प्रॉफिट निकाला जाए तो प्रॉफिट क्या आएगा, y माइनस एक्स, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है भाई y, कॉस्ट प्राइस क्या है x। यहां से आप प्रॉफिट निकालोगे भाई, यहां से आप प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा भाई, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। ये कह रहा है अभी प्रॉफिट क्या हो गया है, ये वाला प्रॉफिट इसका क्या हो गया है ना, ट्रिपल। ट्रिपल मतलब अगर ये 100 रुपये है, अगर ये 100 रुपये है तो ये 300 रुपये हो चुका होगा। अगर ये 100 रुपये है तो ये 300 रुपये हो चुका होगा, ठीक है। मतलब ये समझ रहे हो, इनका कनेक्शन क्या है। प्रॉफिट वो कह रहा है भाई ट्रिपल हो गया, इनके बीच कनेक्शन क्या है भाई, 300 किसके इक्वल आएगा, 3 गुना 100 के। 300 किसके इक्वल आएगा, 3 गुना 100 के। 300 क्या है भाई, 2y माइनस एक्स, और 100 क्या है, y माइनस एक्स। 100 क्या है, y माइनस एक्स। तो ये देख लो आप सॉल्व करके क्या आ रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा एक्चुअली में 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस वाई, ठीक है। ये आ गया आपका 2x इज इक्वल टू 2y। x किसके इक्वल आ गया, y के। x किसके इक्वल आ गया, y के। अब वो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, है ना। तो प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट किसके इक्वल है भाई, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखो प्रॉफिट 2y माइनस एक्स है, और है ना, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है भी, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब प्रॉफिट कितना है भाई, 2y माइनस एक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, x, ठीक है। ओके, तो ये देखो y की जगह पर भी आपने क्या फिल करना है, x ही फिल करना है ना। तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल ही हो रहा है, x से x कैंसिल, तो ये आंसर आ रहा है 100%। आंसर क्या आ रहा है, 100%। आंसर क्या आ रहा है, 100%, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, 100%, ठीक है जी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। Who showed the value, exact value of pi lies between these values, है ना। जो पाई है वो इन दो नंबर के बीच लाई करेगी, है ना। ये देखो ये 22/7 ही है, 22/7 ही है, इन्होंने जान के 220/70 लिख दिया। तो ये वैल्यू किसने शो की थी, किसने अपने रिसर्च पेपर के थ्रू ये शो की थी, वो था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज क्या था भी, ग्रीक मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन। ग्रीक मैथमेटिशियंस क्या होते थे, वो पागल थे। वो कहते थे भी हमने रूलर एंड कंपास, है ना। रूलर मतलब जो आपका है ना, जो आपका स्केल हो गया है, पंजाबी में बोले फुट्टा हो गया भी, कंपास,
ठीक है, कंपास जिसके साथ हम एंगल ड्रॉ करते हैं, जिसके साथ हम ज्योमेट्री में ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, वो इनके पीछे पागल थे, रूलर एंड कंपास के पीछे। ग्रीक मैथमेटिशियंस इन दोनों चीज़ों के पीछे पागल थे। ठीक है, तो उन्होंने ही वो पाई के लिए बड़े वो क्या थे भाई, उनको पाई बड़ा अच्छा लगता था, पाई के पीछे बड़े ही है ना, उन्होंने ही पाई को इजाद किया था। आर्किमीड्स ने, ग्रीक मैथमेटिशियंस ने कहा था भी, जैसे आर्किमीड्स ने, ठीक है, आर्किमीड्स ने, इसको आर्किमीड्स कांस्टेंट भी कहते हैं, आर्किमीड्स ने ही कहा था, अपने आर्टिकल में प्रूफ भी किया था भी पाई की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच रहेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच रहेगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इफ अ कोन एंड स्फीयर हैव इक्वल रेडियाई, इन दोनों का रेडियस क्या है? सेम। कोन का रेडियस, ठीक है, रेडियस सेम है, हाइट इसकी h लेट कर लेते हैं। दूसरी तरफ क्या है भाई? स्फीयर है। दूसरी तरफ क्या है भाई? स्फीयर है। स्फीयर का रेडियस भी उन्होंने सेम दे रखा है और दोनों के वॉल्यूम भी सेम रखे हैं। वॉल्यूम कोन का और वॉल्यूम स्फीयर का क्या दे रखा है? सेम। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जिसमें से पाई कैंसल, ठीक है, आर स्क्वायर कैंसल, ठीक है, एक आर रेज टू पावर 1 बचेगा, है ना। अब वो पूछ रहा है भी रेशो निकाल दो, रेशो बिटवीन हाइट ऑफ द कोन, मतलब ये h। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने? रेशो निकालनी है हाइट। ठीक है, हाइट को हमने, हाइट ऑफ कोन क्या लिया है? हाइट ऑफ कोन अपॉन डायामीटर ऑफ स्फीयर। हाइट ऑफ कोन को हमने क्या लिया है? h। डायामीटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 2r। डायामीटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 2r। ठीक है, तो आप देख लो h, ठीक है, कोन का वॉल्यूम 1/3 होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच आई थिंक, है ना, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का होता है वॉल्यूम। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है? सिलेंडर का। कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करो, h को आप दूसरी तरफ 4r को आप लिख लो ट्वाइस ऑफ 2r। ओके, तो h/2r किसके इक्वल आ गया? 2 के, या आप इसको लिखो 2/1, मतलब h की 2r के साथ रेशियो की आ रही है 2:1। तो इसका सही आंसर क्या आएगा भी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई 2 खंबे हैं, एक खंबे की हाइट क्या है भाई? 6 मीटर, एक की हाइट क्या है? 11 मीटर। भाई 2 खंबे हैं, 2 खंबे हैं, एक की हाइट क्या है भाई? 6 मीटर, एक की हाइट क्या है भाई? 11 मीटर। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 मीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है भाई? 12 मीटर। ठीक है, अगर ये वाला डिस्टेंस जो है, अगर ये ए बी डिस्टेंस 12 है, तो है ना, सी का डी के साथ, है ना, ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? 12 मीटर। ओके, तो वो कह रहा है विद द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, है ना, टॉप्स, ये इसका टॉप है भाई, पहले खंबे का टॉप है, ये दूसरे खंबे का टॉप है। तो हमने इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, सी और ई के बीच का डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है,
तो अगर आप ध्यान से देखो भी ये वाली हाइट 6 मीटर है, तो है ना, ये वाली हाइट 6 मीटर है, और ये टोटल कितनी है, ये टोटल 11 मीटर का खंबा है, 11 मीटर का खंबा है, तो इतनी हाइट कितनी होगी भाई, ये 5 मीटर की हाइट होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 11 में से 6 जाएंगे तभी तो ये 5 हाइट बचेगी, तभी तो ये 5 हाइट बचेगी। ठीक है, और ये तो साफ दिख ही रहा है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है भाई, CDE, CDE। तो इसमें क्या होगा, जो आपको CE चाहिए वो किसके इक्वल आएगी भाई, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के। ठीक है, 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 144, ये 25, 169, 13 का स्क्वायर, तो CE किसके इक्वल आएगी भाई, 13 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स के बीच कितना डिस्टेंस होगा भाई, 13। ठीक है, मीटर था तो मीटर लगा लो, कोई चक्कर नहीं, मीटर था तो मीटर लगा लो, 13 मीटर क्या है आंसर। वैसे भी आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 3, 4, 5, है ना। अगर आपको 2 पता है, पाइथागोरस मतलब लगने वाली है, और 2 वैल्यूज पता, जैसे आपको 3 पता थी, 4 पता थी, तो तीसरी अपने आप 5 बच्चों को याद होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो तीसरा नंबर 5 बोल देगा। ठीक है, 5, 12, 13, जैसे बच्चे को पता चल गया ये 5 है, ये 12 है, तो अगला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन मार्क 13 ही आना था, 13 ही आना था, ये क्वेश्चन मार्क क्या आना था, 13 ही आना था, 5, 12, 13। ठीक है, ऐसे और भी पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। ठीक है, आप जैसे चेक करो, है ना, चेक करो, देखो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, 576, है ना, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, है ना, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अगर आप 576 में 49 ऐड कर दोगे, है ना, कितना आ जाएगा, 625। तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ये भी बन रहा है, 7, 24, 25। ठीक है, ऐसे आप पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकते हो। ठीक है, बना क्या सकते हो आप, YouTube अगर आप गूगल करोगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, आपको फोटोज में आपको काफ़ी सारे दिख जाएंगे। ठीक है, उनमें से कुछ आपने बेसिक से आपने याद करके रखने हैं, कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, टाइम बच जाएगा आपका, टाइम बच जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं भी। अगर A और B की रेशो देखो आपको क्या दे रखी है, 7:9, B और C की रेशो आपको क्या दे रखी है, 3:5। तो जब आपने ये ट्रिक यूज करनी है, करते टाइम जहां पर ये एंड हो रहा है वहां पर अगला क्या होना चाहिए, स्टार्ट। पहले वाली रेशो B पे एंड हो रही है, तो दूसरा जो आपने उसके नीचे रखना है, हमने B/C रखा है, तो स्टार्ट B से होना चाहिए। अगर पहले वाले में एंड B पर हो गया है, दूसरे वाले में स्टार्ट B पर होना चाहिए। ट्रिक क्या है, आपने ठीक है, 2 ये वाले एरो, एक ये वाला टेढ़ा एरो यूज करके आपको किसकी रेशो मिल जाएगी, ABC की रेशो। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 45, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 21। ठीक है, ऐसे टेढ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 27। ठीक है भाई, ये किसकी रेशो आ गई आपके पास, ABC की रेशो। ठीक है, तो AC कोई दिखाई तो दे नहीं रही इसमें, तो आई थिंक 3 पे कैंसिल भी हो रहे ना, 3 पे कैंसिल हो रहे, 7, ये 3 पे कैंसिल होके 9, ये 3 पे कैंसिल होके 15, तो 7, 9, 15 वाली तो है भाई। B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इनमें से लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी नहीं है। ठीक है, तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या है, ठीक है, ये देखो, ये वाले आप वीडियो देखो, ठीक है, ये वाली वीडियो देखो। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है,
ठीक है, इसके आप सोच लो ऐसा यहां पर, ठीक है, ठीक है, चलो ये भी देख लो आप, ठीक है। सपोज आपके पास क्या है, सपोज आपके पास ये एक रेक्टेंगल का पीस है, रेक्टेंगल पेपर, तो इसके आप कहां पर एक लाइन खींच दो, है ना, आप यहां पर एक इसके बिल्कुल बीच में एक लाइन खींच दोगे और इसके अराउंड इस पेपर को क्या किया जाएगा, फोल्ड किया जाएगा, फोल्ड किया जाएगा, तो बिल्कुल एक जैसा बिल्कुल मैच कर जाएगा, है ना। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से बिल्कुल मैच कर जाएगा। या आप ये सोच लो, पेपर की एग्जांपल नहीं लेनी, पेपर की एग्जांपल नहीं लेनी, तो आप ये सोच लो ये जो बीच में लाइन खींची है, क्या ये मिरर का काम कर रही है, क्या ये मिरर का काम कर रही है, क्या शीशे के इस तरफ जो है बिल्कुल वैसा ही दूसरी तरफ भी है, क्या ये लाइन शीशे का काम कर रही है। तो अगर तो भाई ये शीशे का मिरर का काम कर रही है तो हम इसको क्या नाम देंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। हम इसको क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। और ऐसे और कितने शीशे बनाए जा सकते हैं जो, है ना, जैसे ये लाइन के इस तरफ जो है और इस तरफ जो है वो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, तो ऐसे रेक्टेंगल में हम दो शीशे बना सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट वाला शीशा बोल लो, ये सेकंड वाला शीशा बोल लो। और ऐसे आप स्क्वायर में कितने शीशे बना सकते हो, आप 4 बना सकते हो, 1 2, ठीक है, 3 और ये 4 शीशे बना सकते हो, है ना। क्योंकि ये इसको 5 नहीं बोल सकते क्योंकि ये सेम ही है ना, दीज आर सेम लाइन, ठीक है, सेम ही है ये। तो ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में कितनी होती है भाई, 4, रेक्टेंगल में 2, है ना, रंबस में 2 होती है, काइट में 1 ही होती है, आइसोशियल ट्रेपेजॉइड में 1 होती है, ट्रेपेजॉइड में तो होती ही नहीं, पैरेललोग्राम में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 होती है, आइसोशियल ट्रायंगल में 1 ही होती है, ठीक है। ऐसे अल्फाबेट्स का भी पूछा जा सकता है बिट, है ना, जैसे ये टी है, टी में एक ऐसा आप शीशा, आप एक ऐसा मिरर बनाओ जिसके एक तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी तरफ बिल्कुल वैसे के वैसा दिखे, है ना, तो शीशे का काम करे, उसको, उस शीशे को हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो टी में आपको 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, डी में भी मिल जाएगी, एच में आपको 2 मिल जाएंगी, है ना, 1 और ये वाली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल में तो इनफाइनाइट मिलेंगी, इनफाइनाइट। एफ में अगर एफ अल्फाबेट पूछा जाता है पेपर में तो नहीं, अगर एसी ट्रायंगल दे दे, एसी ट्रायंगल में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, है ही नहीं। तो इक्विलेटरल में तो कितनी होती, इक्विलेटर में तो 3 है ना। आइसोशियल ट्रायंगल में इसमें 1 होती है ना, आइसोशियल ट्रायंगल में ये देखो ये 1 होती है, रेक्टेंगल में आपको 2 मिल जाएंगे। स्केलन ट्रायंगल, ये एक तरह से स्केलन ट्रायंगल ही है। स्केलन ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो इसमें होती ही नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। भाई आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझने से पहले आप रोटेशनल सिमेट्री का कंसेप्ट समझ लो। रोटेशनल सिमेट्री, तो रोटेशनल सिमेट्री क्या है, रोटेशनल सिमेट्री क्या है। सपोज आपके पास क्या है, कोई ट्रायंगल है, आप इसका ये वाला पॉइंट क्या मार्क कर लो, क्रॉस, है ना। आपके पास कोई ट्रायंगल है, आपने ये वाला इसका पॉइंट क्या मार्क कर लिया, क्रॉस मार्क कर लिया। अब आप इसको, सपोज आपने इसको घुमा के यहां पर लेके आए, ठीक है। तो अब भी ये बिल्कुल सेम ट्रायंगल दिख रही है, सेम ट्रायंगल, सेम टू सेम वही शेप दिख रही है। और अगर आपने इसको फिर ये वाला इसको घुमा के आप फिर यहां पे लेके आए,
ठीक है, यहाँ पर लेके आए, ठीक है, तो ये फिर बिल्कुल वही ट्रायंगल दिख रही है, बिल्कुल शेप वही दिख रही है, ठीक है। और जब आप इसको दोबारा घुमा के यहाँ पे ले आओगे तो ये तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, है ना। ये देखो यहाँ पे ऊपर ही था ना क्रॉस, ओरिजिनल पोजीशन पर आने का क्या मतलब है, आपने 360 डिग्री पर घुमा दिया, 360 डिग्री पर घुमा दिया, ठीक है, 360 डिग्री पर घुमा दिया। ओके, 360 डिग्री पर घुमा दिया। तो 360 डिग्री घूमने तक, 360 डिग्री घूमने तक जितनी बार 360 डिग्री घूमने तक जितनी बार शेप आपको सेम लगे, सेम लगे, वही क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो देखो ये तो थी ओरिजिनल पोजीशन, तो यहां से देखो 1 2 3 वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, है ना। तो ओरिजिनल पोजीशन पर आने तक, है ना, ये वाली जो ट्रायंगल थी, है ना, ये जो गिवन ट्रायंगल थी, ये थी आपको गिवन ट्रायंगल। आपने इसको घुमाना शुरू किया, घुमाते घुमाते 360 डिग्री तक पूरा करना है। घुमाते घुमाते आपने इसको 3 बार घुमाया, तब जाकर ओरिजिनल पोजीशन में आई है, तब जाकर ओरिजिनल पोजीशन में आई है। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो 3 आएगा, इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो 3 आएगा, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा। जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का 4 होता है, स्क्वायर का ऑर्डर क्या होता है भाई, 4 होता है, स्क्वायर का ऑर्डर क्या होता है भाई, 4 होता है रोटेशनल सिमेट्री का, ठीक है। या वीडियो देखो, वीडियो को ध्यान से देखो, स्क्वायर को घुमाकर आप वापस 360 डिग्री तक वापस उसी पोजीशन पर लेके आओगे तो 4 बार वो आपको एक जैसी दिखेगी, सेम कितनी बार दिखेगी आपको, है ना, शेप आपको सेम कितनी बार दिखेगी, वही उसका ऑर्डर है, ठीक है, वही उसका ऑर्डर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेम अ क्वाड्रिलेटर विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री, स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है, स्क्वायर की 4 होती है, और लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, वो भी 4 होती है। रेक्टेंगल की रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है भाई, 2, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। समझ रहे हो ना, देखो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो मान लो ये वाले हिस्से को हमने क्रॉस कर दिया, मान लो मैंने इसको घुमाया, ठीक है, घुमा के यहां पर आ जाएगा ये वाला क्रॉस, पर ये तो सेम नहीं बनी, है ना, सेम शेप नहीं बनी। फिर हमने फिर इसको घुमाया, घुमाकर क्या होगा, है ना, अब ये सेम बन गई, जैसे ये वाली शेप है वैसी की वैसी बन गई। फिर आपने इसको 270 पे घुमा दिया, ठीक है, तो ये वाला क्रॉस यहां पे पहुंच जाएगा, फिर सेम नहीं बनी, फिर ये सेम नहीं बनी, फिर आप इसको 360 डिग्री पे लास्ट टाइम घुमाओगे तो, ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सेम बन गई। तो है ना, समझ रहे हो, इसमें 2 बार आया है ना, 1 2, 2 बार आपको एक वही शेप मिली है, 2 बार आपको वैसी ही शेप मिली है। तो
रेक्टेंगल में रोटेशनल सिमेट्री कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, RS राधा स्वामी ना समझ लेना भाई, रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या है? पैरेललोग्राम में देखो रोटेशनल सिमेट्री जो है, ठीक है, ये मैं वीडियो आपको फिर बता देता हूँ। रोटेशनल सिमेट्री में जो इर्रेगुलर फिगर्स हैं उनकी कम से कम एक रोटेशनल सिमेट्री तो होती ही होती है। एक रोटेशनल सिमेट्री तो होती ही होती है। जो इर्रेगुलर फिगर्स हैं उनकी एक, इर्रेगुलर शेप्स जो हैं उनकी कम से कम एक क्या होगी? रोटेशनल सिमेट्री। एक क्या होगी? रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो पैरेललोग्राम भी इर्रेगुलर कर्व में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसकी एक होगी रोटेशनल सिमेट्री और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? 0। ठीक है, रंबस की जो रोटेशनल सिमेट्री है वो आई थिंक, ये मुझे डाउट है, आप चेक कर लेना, 2 आएगी। और लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी रंबस की क्या आएगी? आई थिंक वो भी 2 आएगी। ठीक है, रंबस की, ठीक है, ये चेक कर लेना, ये मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। पैरेललो तो इसमें पूछा गया था भी नोट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो उसके अकॉर्डिंग इसका पैरेललोग्राम आंसर बन रहा है। पैरेललोग्राम, इसका आंसर क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। ठीक है, 18th क्वेश्चन क्या है भी? रेशो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो क्या दे रखी है आपको? 5:4। इफ द ब्रेड्थ इज 20 मीटर लेस देन लेंथ, जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 20 मीटर लेस है ना, 20 में, तो वैसे देखा जाए रेशो में कितनी लेस है? रेशो में तो 1 लेस है। रेशो में कितनी कम है भाई? 1 कम है। वैसे कितनी कम है भाई? वो ओरिजिनली कितनी कम है? वो 20। मतलब जो रेशो में 1 है वो 20 के बराबर है। रेशो में जो 1 है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो पूछ रहे पेरीमीटर निकाल दो। अगर रेशो में 1 20 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा भाई? 100। मतलब लेंथ क्या होगी? 100। और 4 किसके बराबर हो जाएगा भाई? 80 के, है ना। दोनों तरफ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे भाई? 20 मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ कितनी आ गई भाई? 100 और ब्रेड्थ कितनी आ गई? 80। अब उन्होंने क्या पूछा है भाई? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस B, है ना। तो ये 360 आ रहा है, 360 है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर अ डाटा मीन आपको क्या दे रखा है? मीन क्या दे रखा है? क्या दे रखा है भाई? 2। मीन क्या दे रखा है भाई? 2। ओके, मीडियन क्या दे रखा है? मोड पूछ रहे हैं, मोड क्या आएगा? मोड क्या आएगा? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो यूज होने जा रहा है यहां पर। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है भी? z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो m की वैल्यू क्या है भाई? 3x बार की वैल्यू क्या है भाई? 2। 9 माइनस 4 कितना आंसर आ जाएगा जी? 5। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मीन ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर्स का मीन। देखो मीन निकालते कैसे हैं? मीन निकालते कहते हैं, ऊपर जैसे ऊपर आपने सम लिया n टर्म्स का, नीचे n से डिवाइड कर दो। ऊपर आपने सम लिया n नंबर्स का, नीचे n से डिवाइड कर दो। तो वो कह रहा है भी मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18, है ना। तो 18 मीन और ऊपर सम कितने वैल्यूज का है भी? 5 का। तो यहां से S5 किसके इक्वल आ गया अभी? 18 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 90।
तो 5 नंबर्स का सम कितना है भी 90। ठीक है, सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस में क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज एक्सक्लूडेड, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, इसको कनाडा भेज दिया, अभी देश से बाहर निकाल दिया। मीन बिकम 16, तो 16 जब बना उस टाइम एक वैल्यू बाहर निकाल दी थी, तो 4 वैल्यूज का सम किया है। कितनी वैल्यूज का सम किया है? 4। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो भाई 64 आ रहा है, 64 आ रहा है। ठीक है, 64 आ रहा है। तो पहले कितनी वैल्यूज थी भाई? 5 वैल्यूज थी। ठीक है, 5 वैल्यूज थी। मान लो ये वाली निकाल दी, ये वाली एक्सक्लूड कर दी, बाहर निकाल दी, तो कितनी वैल्यूज रहेगी? 4 वैल्यूज रहेगी, x1, x2, x3, x4। तो हमने क्या निकालना है? एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है, एक्सक्लूडेड नंबर। तो जब आप इनको माइनस करोगे, S5 माइनस S4, जब आप इनको माइनस करोगे ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, x5 आ जाएगा एक्सक्लूडेड नंबर। क्या आ जाएगा भाई? एक्सक्लूडेड नंबर। तो x5 किसके इक्वल है भाई? S5 माइनस S4। S5 कितना है? 90, S4 कितना है? 64। तो ये आंसर आ रहा है 26। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है भाई? 26। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा गया है। फादर ऑफ ज्योमेट्री जो है वो यूक्लिड को कहा गया है। ठीक है, यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है, कंसीडर्ड एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, ये जो है ग्रीक मैथमेटिशियंस जो होते हैं, ये ज्योमेट्री के पीछे बहुत पागल थे, है ना। तो हिज टेक्स्ट बुक एलिमेंट किसकी बुक थी, ये भी पूछा जा सकता है, यूक्लिड्स की। रिमेन्स अ हाईली इन्फ्लुएंशियल मैथमेटिक्स टीचिंग बुक अंटिल लेट 19th सेंचुरी एंड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली पब्लिश्ड बुक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलो जो भी है, यूक्लिड ने एलिमेंट नाम की पुस्तक भी छापी थी, ये भी पूछा जा सकता है। Which of the following is not a value of teaching mathematics? Which is, इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर क्या है भाई? रिलीजियस। ठीक है, देखो ये सारी वैल्यूज हैं। वैल्यूज होती क्या है? आउटकम्स और रिजल्ट अचीव्ड आफ्टर टीचिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन एम। जो आप टीच कर रहे हो उसके बाद जो आपको आउटकम्स मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सी इंटेलेक्चुअल वैल्यूज मिल सकती है आपको? यूटिलिटी वैल्यूज, है ना। ये सारी सोशल, मोरल, डिसिप्लिनरी, कल्चरल, इंटरनेशनल, एस्थेटिक, वोकेशनल, साइकोलॉजिकल, ये सारी वैल्यूज। ठीक है, ओके। बट इसमें से रिलीजियस नहीं है, इनमें रिलीजियस नहीं है। ठीक है, ये दो छिप गई हैं। मैं ये वाली जो 2 छिप गई हैं मैं लिख देता हूँ। डिसिप्लिनरी वैल्यूज। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रही होंगी बच्चों को क्योंकि ये वर्डिंग के नीचे आगे होंगी। और थी साइकोलॉजिकल वैल्यूज। ठीक है, ये नहीं दिखे। इन देखो बाकी कितनी है भाई? 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 वैल्यूज थी। उनमें रिलीजियस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम एट सेकेंडरी लेवल? तो इसका आंसर क्या आएगा? एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो सपोज आप देखो ये जो मैंने, ठीक है, आपको एग्जाम्पल दी है, इससे भी सस्ती टिकाऊ एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। सपोज आपको गिवन क्या है
a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और आपने टू प्रूव क्या करना है, a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, है ना। सपोज आपके पास जो गिवन था, आपने गिवन से शुरू किया, आपने कहाँ से शुरू किया, गिवन से शुरू किया, तो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, सिंथेटिक मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, सिंथेटिक मेथड। अगर आप जो गिवन है वहां से शुरू कर रहे हो और धीरे धीरे आप जो प्रूफ करना है, जो रिजल्ट है वहां तक पहुंचोगे, तो आप सिंथेटिक मेथड यूज कर रहे हो, है ना। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं गिवन से शुरू कर दूंगा, एज गिवन a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, एड 1, दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, तो ये मेरा हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। अगर मैं गिवन से शुरू करके रिजल्ट तक पहुंचूं तो ये सिंथेटिक मेथड है। सिंथेटिक मेथड कौन सा मेथड है भाई, सिंथेटिक मेथड है, ठीक है। और ठीक है, अगर मैं क्या करूं, रिजल्ट से ही शुरू कर दूं, कहां से शुरू कर दूं भाई, रिजल्ट से ही शुरू कर दूं, अगर मैं यहां से शुरू कर दूं, ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा एनालिटिक मेथड, ठीक है। मतलब मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ये दोनों आपस में कब इक्वल होंगे, इफ, अगर ये इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में कब इक्वल होंगे, इफ a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1, अगर ये इक्वल होंगे, फिर 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, इफ, फिर हम कहेंगे विच इज ट्रू, ये तो भाई ट्रू है, ये तो गिवन ही है, देखो ये तो ट्रू है, ये तो दोनों आपस में इक्वल है। हेंस अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो भाई पिछला भी ट्रू होगा, पिछला भी, तो ये वाला भी ट्रू है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा, रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। एनालिटिक मेथड में आपका जो रिजल्ट है आप वहीं से शुरू कर दोगे, वहीं से शुरू कर दोगे, ठीक है। तो बेस्ट मेथड क्या है टीचिंग का, ज्योमेट्रिक थ्योरम के लिए आप एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड यूज करो, ठीक है। ये भी ट्रेडिशनल मेथड, लेबोरेटरी मेथड, लेक्चर मेथड, ये नहीं, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड क्या है, अच्छा मेथड है। मैथमेटिकल फॉर्मूला कैन बी डिड्यूस्ड बाय, है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला कैन बी डिड्यूस्ड बाय, डिड्यूस्ड मतलब आप उसको एग्जाम्पल के वे से समझा सकते हो, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो जब भी आप एग्जाम्पल के वे से समझाओगे, एग्जाम्पल से प्रूफ की तरफ जाओगे, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच मतलब एग्जाम्पल से जर्नल रिजल्ट की तरफ जाएंगे। अगर आपका टीचर कभी आपको पहले एग्जाम्पल दे दे, कभी, है ना, कोई एग्जाम्पल दे दे, फिर आपको जर्नल रिजल्ट बताए, तो वो इंडक्टिव अप्रोच यूज कर रहा है। अगर आपका टीचर पहले आपको थ्योरम का प्रूफ करवा दे, जर्नल रिजल्ट पहले बता दे, ठीक है। मान लो आपका टीचर ने आपको बताया भी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो वो कहेगा भाई ये पाइथागोरस के साइड से, है ना। तो उसके बाद वो आपको बताया भी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद आपको ये रिजल्ट प्रूफ कराए, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। अगर आपका टीचर आपको पहले इसका प्रूफ करवा दे और बाद में एग्जाम्पल करवाए, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव, तो अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूले को डिड्यूस कर रहे हो, उसको कुछ किसी एग्जाम्पल की हेल्प से बता रहे हो, तो ये इंडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में, ऐसा हो ही नहीं सकता इंडक्टिव डिडक्टिव को छोड़ के ही इसका पेपर बनाए, ठीक है जी। हु सेड मैथमेटिक्स इज द गेट एंड की ऑफ ऑल साइंसेस, है ना। तो किसने कहा था, अभी आर्यभट्टा ने कहा था, ठीक है, कि सॉरी आर्यभट्टा नहीं,
रोजर बैकून ने कहा था भी मैथमेटिक्स इज द गेट एंड की ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु सेड मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, है ना, तो किसने कहा था? होगबैन ने कहा था, है ना। चेक कर लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। होगबैन ने क्या कहा था? मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। प्रोजेक्ट मेथड पे भी क्वेश्चन आना ही आना है और सबको ये याद ही होता है भी, ये जॉन डी का क्वेश्चन है। जॉन डी ने ही प्रोजेक्ट मेथड दिया था। ठीक है, जॉन डी ने ही प्रोजेक्ट मेथड दिया था। और ये भी पूछा जा सकता है ये किस पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है। लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है। ठीक है, सपोज आपको टीचर ने आके क्लास में समझा दिया अभी सोलर कुकर, साइंस में सोलर कुकर सारा उसने डायग्राम अच्छे से बना दी, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज होना है ना, तो ये मजा नहीं आया ना। बट अगर आपको इसका प्रोजेक्ट दे दिया जाए, आप सच में सोलर कुकर बनाओ, उसमें सच में आप धूप में रखो, खाना उसमें रखो, खाना पक भी जाए थोड़ी देर बाद, या आप मक्की के दाने रख दो, थोड़ी देर बाद फुदक के बाहर आ रहे हैं, पटक, तो वो हो गया प्रोजेक्ट मेथड, है ना। तो इसका आंसर सही क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये मुझे भी नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा। हेरेस्की मेथड का वैसे मतलब होता है टू फाइंड या टू डिस्कवर भी ला लो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये एक मेथड है जो टीचिंग में यूज किया जाता है। हेरेस्टिक मेथड या डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं, दोनों तरीकों से फेमस है। तो ये मेथड ऑफ डिस्कवरी है। इसमें बच्चे को कुछ दे दिया जाता है भी आप ये डिस्कवर करो, आप खुद पता करो, है ना, आप खुद पता करो। ओके, तो इसमें वो बच्चे में एटीट्यूड लाना चाहते हैं भी, वो डिस्कवरर का एटीट्यूड लेके आए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ साइंटिफिक वैल्यूएशन प्रोसीजर किसके ऊपर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ओरल टेस्टिंग? नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस, है ना। हमें सभी चीज़ें चाहिए, ओरल टेस्टिंग भी चाहिए, ऐसे टाइप भी चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप भी चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन हिंदी अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम? तो जो हम 1, 2, 3 वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, इसको हम माधुरी दीक्षित सिस्टम बोलते हैं। नहीं, माधुरी दीक्षित नहीं, इसको हम हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम बोलते हैं। और वो कह रहा है भी इसमें 4 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट कहाँ से शुरू होता है? भी 1000 से कहाँ तक जाता है? भी 9, है ना, 4 बार 9 लिखोगे यहाँ तक जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर क्या हो रहा है? एंड। तो जब अगर आपने इसकी क्या करनी है? गिनती करनी है, तो इसमें क्या होगा? एंड वाला, ठीक है, लास्ट प्लस स्टार्ट, ठीक है, लास्ट माइनस स्टार्ट प्लस 1। तो लास्ट कहाँ पे, मतलब इसमें से आप क्या माइनस कर दो? 1000 और कितना आ जाएगा भी, और फिर इसमें 1 ऐड भी करना है तो 9000 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।